वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम टू द सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। हु आर ज्वाइनिंग, प्लीज लीव अ मैसेज। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, दैट इज एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट 2। कल हमने डिस्कस किया था एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट 1। लगभग 1.5 घंटे का सेशन था। आज जो है सेशन छोटा रहेगा, लगभग 45 मिनट्स टू 1 आवर का सेशन, जिसमें कि हम जो रिमेनिंग पार्ट है एंशिएंट हिस्ट्री का वो डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही आई वुड से कि हम बहुत ब्रॉड सेंस में इसको कवर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। दिस सेशन इज मेंट फॉर एफकेट एग्जामिनेशन। जो भी एफकेट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर उन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री नहीं भी पढ़ा है तो वो इस सेशन को भी देख के जाएंगे। आई एम वेरी होपफुल कि उनको काफी जो है इस पर्टिकुलर सेशन से मदद मिलेगी। एटलीस्ट आपको इतना जरूर पढ़ लेना चाहिए ताकि पेपर में अगर इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाए तो यू शुड बी एबल टू आंसर दोस क्वेश्चंस। ठीक है जी, तो शुरुआत करते हैं सेशन की। आई होप माई वॉइस एंड वीडियो इज क्लियर टू एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है सब तक? ऑल क्लियर है? चलो डन। सो गुप्ता एम्पायर की बात कर रहे थे, आगे चलते हैं। सो सबसे पहले गुप्ता एम्पायर की अगर हम बात करें तो इसे हम सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट गुप्ता एम्पायर का कि इसको हम गोल्डन एज के रूप में देखते हैं। ठीक है जी, गोल्डन एज के रूप में हम देखते हैं। भक्ति मार्ग, विवेक, वेलकम टू द सेशन। गोल्डन एज के रूप में हम इसको देखते हैं। सो गुप्ता एम्पायर में जो है एंशिएंट इंडिया एम्पायर है। ठीक है, एंशिएंट इंडिया एम्पायर है जो कि अप्रोक्सीमेटली 320 टू 550 सीई, दैट इज कॉमन एरा में जो है आपको देखने को मिलता है। एम्पायर स्ट्रेच्ड अक्रॉस नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड द पार्ट्स ऑफ द सदर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। अब इसको गोल्डन एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय पर कुछ ऐसी चीजें हुई हैं आर्ट में, कल्चर में, साइंस में, लिटरेचर में। कह सकते हैं कि इंडिया वॉज एट द टॉप। ये वो समय था जब इंडियन इकोनॉमी वॉज 30% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, और इस समय पर हमारा आर्ट, लिटरेचर, साइंस वॉज एट एक्चुअली एट पीक। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। इस समय की आप मतलब कह लीजिए लेवल को समझने के लिए दिल्ली का मेहरौली पिलर, ठीक है, दिल्ली का आयरन पिलर जो कि पिछले लगभग 1600 साल से खड़ा हुआ है, आयरन से बना हुआ पिलर जिसमें कोई और नहीं है, प्योर आयरन है, अभी तक उसको जंग नहीं लगी है। ये टेक्नोलॉजी जो है डेवलप कर ली गई थी। आप ये सोच के चलिए कि आज अगर हमें वो टेक्नोलॉजी के बारे में पता लग जाए, दुनिया में हर साल हजारों करोड़ रुपया बच सकता है जो कि आयरन रस्टिंग में जंग लगकर जो है खराब हो जाता है। वो आयरन जो है आज के समय पर आप बचा सकते हैं। तो ये आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए कि ये कितना जो है वहां पर इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटी भी, जी हाँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं यहां पर थी। तो गुप्ता पीरियड के बारे में आगे चलते हैं। सो गुप्ता एम्पायर जो है शुरुआत होती है श्रीगुप्त से, और उसके बाद जो है सक्सीड करते हैं घटोत्कच जो कि उनके बेटे थे। बट जो सही मायने में गुप्ता एम्पायर का फाउंडर माने जाते हैं वो है चंद्रगुप्त वन। ठीक है, वो एक्सपेंडेड द एम्पायर, जिससे आप ये कह सकते हैं कि एक्चुअली में जो गुप्ता एम्पायर अपने पीक पर पहुंचा वो इस समय पर यहां पर पहुंचता है। ठीक है जी, चलिए। सो द डायनेस्टी एंड उसके बाद जो है यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ची ले की तो,
ठीक है, ची के ली तो वो द नेम ऑफ द किंग मेंशन्ड बाय द 7th सेंचुरी चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क यीजिंग। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि ये श्री गुप्त के बारे में मेंशन किया गया है। इनिशियली अगर आप घटोत्कच के बारे में देखेंगे तो उसको मेंशन किया गया है महाराज के रूप में, ठीक है, ग्रेट किंग के रूप में। बट जो चंद्रगुप्त वन है उसको मेंशन किया गया है महाराजा अधिराज। बेसिकली टाइटल है, इस टाइटल से यह पता लगता है कि चंद्रगुप्त वन जो है वो किंग ऑफ ग्रेट किंग्स बन चुका है, मतलब राजाओं का राजा बन चुका है। सो महाराजा अधिराज जो है वो बन चुका है। जैसे इसीलिए मैंने कहा कि चंद्रगुप्त वन है जिसको हम कई बार गुप्ता पीरियड का सही फाउंडर के रूप में देखते हैं। उसके बाद जो है गुप्ता एम्पायर वॉज इंस्टीट्यूटेड बाय गुप्ता चंद्रगुप्त वन, जो कि लगभग मगध रीजन, अगेन देखिए मगध रीजन जो प्रेजेंट डे बिहार है, पाटलिपुत्र है, उसका इंपॉर्टेंस मौर्याज, प्री मौर्याज के समय से शुरू हुआ, वो अभी तक कंटिन्यूड है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम भारत में लगभग 1000 से 1200 साल में देखें तो उसमें जो पावर सेंटर था वो आज का प्रेजेंट डे बिहार, प्रेजेंट डे पाटलिपुत्र, पटना जो है 1000 से 1200 साल तक वो उस पर्टिकुलर पावर सेंटर जो है भारत का रहा है। ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज को दर्शाता है। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त वन मैरिड द लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी। अगेन मैंने आपको बताया दो तरीके से आप अपने एम्पायर को एक्सपैंड कर सकते हैं। एक तरीका क्या है, एक तरीका है कि किस तरीके से या तो आप शादी करें लाइक मैट्रिमोनियल अलायंसेस, दूसरा जो है सीधा युद्ध करके जो है दूसरे साम्राज्य को जीता जाए। तो ये तरीके थे। उसके बाद चंद्रगुप्त वन का जो बेटा था समुद्रगुप्त, जो कि अपने आप में मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है, जो बहुत ग्रेट वॉरियर भी माना जाता है, जो वीणा भी बजा रहा है, म्यूजिक भी जानता है, मतलब अपने आप में एक बहुत मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है। समुद्रगुप्त के बारे में यह कहा जाता है ही वॉज अ नेपोलियन ऑफ इंडिया, मतलब उसको नेपोलियन ऑफ इंडिया के रूप में जो जाना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें चंद्रगुप्त टू की, तो चंद्रगुप्त टू जो है एक बहुत स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर था। ये वो समय है जब कह लीजिए गुप्ता एम्पायर अपने पीक पर पहुंचता है। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है इसको टाइटल मिलता है डिफीटिंग द सत्रप ऑफ सौराष्ट्र। ये अपना जो इन्फ्लुएंस है वो अपना इन्फ्लुएंस, ठीक है, ये अपना जो इन्फ्लुएंस है ये कहां पर लेकर जाता है, गुजरात तक जो है यहां पर लेके जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें चंद्रगुप्त वन की बात करें, कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, मैट्रिमोनियल अलायंसेस, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किए। समुद्रगुप्त को जो है जैसे मैंने आपको बताया नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और प्रयाग प्रशस्ति बेसिकली इलाहाबाद में पिलर्स हैं, उस पे अपने जो कॉन्क्वेस्ट है उनके बारे में यहां पर लिखवाया गया है, उनसे हमें गुप्ता एम्पायर की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आता है आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। जैसे मैंने आपको बताया गुप्ता एम्पायर जो है अपने जेनिथ पे था, अपने पीक पर था। ठीक है, और उसके बाद जो है कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त, इनके समय पर आप ये कह सकते हैं कि गुप्ता एम्पायर बहुत अच्छा चल रहा था। इन्होंने जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था या चंद्रगुप्त टू था इसी को मेंटेन किया। ठीक है, इसी को मेंटेन किया, बट बहुत ज्यादा कह लीजिए उसके बाद जो है इसको एक्सपैंड नहीं कर पाए। ठीक है, अब स्कंद गुप्त के समय के आखिर तक आते आते गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो चुका था। ठीक है, गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो चुका था। उसके बाद बुद्धगुप्त और विष्णुगुप्त जो हैं ये लेटर गुप्ता रूलर्स के रूप में हम इनको देखते हैं। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोविंसेस, डिस्ट्रिक्ट और विलेज लेवल तक जो है एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड थी, बट बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड भी थी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि धीरे धीरे इन्होंने लैंड ग्रांट्स देनी शुरू करी, जिसकी वजह से एम्पायर में बहुत ज्यादा जो है फ्यूडलिज्म भी बढ़ना शुरू हो चुका था। गुप्ता एम्पायर इनकरेज ट्रेड एंड कॉमर्स, तो यहां पर हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ज्यादा था, वो बेशक रोमन एम्पायर हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, चाइना हो। और गुप्ता एम्पायर के जो रेवेन्यूज थे वो ऑल टाइम हाई थे। इसीलिए मैंने आपको कहा कि गुप्तास के समय पर इंडियन इकोनॉमी वाज एट द पीक, 30% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है जी, गोल्डन एज कहा जाता है, फ्लरिशिंग ऑफ क्लासिकल इंडियन लिटरेचर, आर्ट, फिलॉसफी, साइंस। लिटरेचर इन संस्कृत अपनी पीक पे पहुंचा। देखो मौर्यास के समय पर क्या हुआ था,
पाली और प्राकृत, क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म का राइज था। लेटर वैदिक पीरियड के बाद जब मौर्यस, प्री मौर्यस और मौर्यस के समय पर जो संस्कृत का प्रभाव था वो डिक्लाइन में था। गुप्तास के समय पर फिर जो है हिंदुइज्म रिवाइव होता है। हिंदुइज्म, या कह लीजिए उससे पहले शुंग डायनेस्टी में भी हो चुका था, बट गुप्तास के समय पर जो है संस्कृत लिटरेचर अपने पीक पर पहुंचता है। जो भी इंपॉर्टेंट कह लीजिए लिटरेचर, जो जिसको हम संस्कृत लिटरेचर का पीक मानते हैं, वो इसी समय पर लिखे गए हैं। ठीक है, अगर वो कालिदास के प्ले हो, मनुस्मृति, मनुस्मृति जो कि कानून, मतलब कह लीजिए जो इंडियन कानून है उसका बेस माना जाता है, हिंदू लॉज का बेस माना जाता है, मनुस्मृति भी इसी समय पर कंपाइल किया गया। ठीक है जी। इसके अलावा कालिदास के जो प्ले हैं जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, मालविका अग्निमित्र, रघुवंश, कुमार संभव, जो अपने आप में बहुत फेमस कह लीजिए लव स्टोरीज हैं, उनके बारे में यहां पर मेंशन किया गया है। कालिदास, जिसको कई बार शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उनकी रचनाएं इसी समय पर हुई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो हरिसेन है, रिनोन्ड पोएट, फ्लूटिस्ट, कंपोस्ट इलाहाबाद प्रशस्ति, शूद्रक जो है शूद्रक ने मृच कटिका, बहुत फेमस लिखा है। विशाख दत्त क्रिएटेड मुद्र राक्षस, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र जो है यहां पर इसी समय पर इसको लिखा है। तो ये सारी चीजें जो हैं गुप्ता एज में आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा ब्राह्मीर ने बृहत संहिता लिखी, ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी। ये कहा जाता है कि हमें इतना स्पेसिफिक जो है पाई की वैल्यू कितनी है, जीरो, आर्यभट्ट ने जीरो जो है इसी समय पर बताया, और इसी समय पर जो है आपने लगभग जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, धरती का सूरज से, धरती का जो है मून से जो डिस्टेंस है, इन सारी चीजों के बारे में खोज कर ली गई थी। जीनियस मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट रोट सूर्य सिद्धांत, जिसकी वजह से कवर सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कॉस्मोलॉजी, ये भी इसी समय पर लिखा गया है। ठीक है जी। शंकु क्रिएटेड टेक्स्ट अबाउट ज्योग्राफी, धन्वंतरी जो को मेडिकल साइंसेस का फाउंडर माना जाता है। ठीक है, आयुर्वेद का फाउंडर माना जाता है, मतलब इनके समय पर आयुर्वेद भी अपने पीक पर था, नॉट फाउंडर नहीं बट मतलब लाइक आयुर्वेद अपने पीक पर पहुंच चुका था। डिस्कवरीज हेल्प इंडियन मेडिसिनल सिस्टम्स, आयुर्वेद बिकम मोर रिफाइंड एंड एफिशिएंट। तो ये था गुप्ता एम्पायर की कह लीजिए जो अपने पीक पर यहां पर आपको देखने को मिलता है। गुप्ता किंग्स न्यू वेलबींग ऑफ द एम्पायर ले इन मेंटेनिंग कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस कम्युनिटीज। अब ये अपने आप में डिवोट वैष्णव हैं, बट एट द सेम टाइम बुद्धिज्म को भी और जैनिज्म को भी सपोर्ट मिला। ऐसा नहीं है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म को लेकर जो है कोई यहां पर इनटॉलरेंस था। Yijing observed that how the Gupta erected inns and rest houses for Buddhist monks. बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए रेस्ट हाउसेस क्रिएट किए गए। इसके अलावा जो है एजुकेशन और कल्चरल एक्सचेंज, नालंदा जो है, नालंदा विश्वविद्यालय इसी समय पर प्रॉस्पर हुआ, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं इस समय पर खोली गई। एजुकेशन पर फोकस किया गया, साइंस पर फोकस किया गया। वही नालंदा विश्वविद्यालय जो बाद में चलकर बख्तियार खलजी जो है इस यूनिवर्सिटी को जलाता है। कहा जाता है कि इस यूनिवर्सिटी की जो बुक्स हैं 3 से 6 महीने तक जलती रही, और इतनी सारी यहां पर बुक्स थी। और उसी नालंदा विश्वविद्यालय से थोड़ा सा दूर एक रेलवे स्टेशन है, और उस रेलवे स्टेशन का नाम है बख्तियारपुर। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, जिस व्यक्ति ने उस यूनिवर्सिटी को जलाया, उस यूनिवर्सिटी की बुक्स को जलाया, आपकी कल्चरल धरोहर को या कह लीजिए आपकी सांस्कृतिक पहचान को मिटा दिया, उसी के नाम से रेलवे स्टेशन का नाम है। एनीवेज, दिस इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, पार्ट ऑफ आवर कंट्री। जैनिज्म फ्लरिश्ड इन नदर्न बंगाल। ठीक है, एंड उसके बाद आपका गोरखपुर, उदयगिरी, गुजरात, और मैथमेटिक्स साइंस भी यहां पर फ्लरिश करता है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो अजंता लोरा केव्स महाराष्ट्र में कंटेन एक्विजिट एग्जांपल्स ऑफ गुप्ता एरा रॉक कट आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग्स। ठीक है जी। और हाईली इवॉल्व्ड स्टील क्राफ्ट, जैसे मैंने आपको कहा मेहरौली पिलर, आप सोच के चलिए कि 1600-1700 साल पहले एक आयरन पिलर बनाया गया था जो प्योर आयरन से बना है। आज तक भी इतने सालों में हवा पानी के बाद, इतने सालों की बारिश, इतने साल खड़ा होने के बाद भी उसमें आज तक जंग नहीं लगी है। इस चीज को आज तक भी हम
एग्जैक्टली पता नहीं कर पाए हैं। आप ये सोच के चलिए कि वो टेक्नोलॉजी आज भी अगर हमारे पास हो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, करोड़ों हजारों करोड़ रुपया हर साल जो है दुनिया उससे बचा सकती है। सो हाई आयरन पिलर इन कुतुब कॉम्प्लेक्स दिल्ली में अराउंड 402 CE इज अ टेस्टिमनी टू दिस फैक्ट। सो अराउंड 2000 ईयर्स बैक ये सारी चीजें हम अचीव कर चुके थे। डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर। अच्छा, गुप्ता एम्पायर में कुछ प्रॉब्लम्स भी थी। इट इज नॉट कि सब कुछ हंकी डोरी ही था, गोल्डन एज ही था। इसमें कुछ प्रॉब्लम ये थी कि धीरे धीरे सोसाइटी में डिक्लाइन इस तरीके से शुरू हुआ कि महिलाओं की स्थिति खराब होने लगी। महिलाएं जो हैं वो घरों तक ही सीमित रहने शुरू हो गई। जो कास्ट सिस्टम है वो और ज्यादा रिजिड होने लगा। जो स्थिति है सो कॉल्ड लोअर क्लासेस की वो और ज्यादा खराब होने लगी। सो दैट इज द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द गुप्ता एम्पायर। चलिए आगे चलते हैं। डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर। सो गुप्ता एम्पायर स्टार्टेड टू डिक्लाइन आफ्टर द reign of Skandagupta due to invasions of Hun which weakened the empire's power and control। हून के अटैक मतलब इंडो ग्रीस के बाद हून्स आए नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में, वो कॉन्स्टेंटली अटैक करते रहे। इस तरीके से गुप्ता एम्पायर जो है लगातार कमजोर होता गया। बाय मिड 6th century गुप्ता एम्पायर फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉलर किंगडम्स और एक माइनर लाइन ऑफ गुप्ता कंटिन्यूड अंडर द टू रूल द मगध। मतलब एक माइनर लाइन जो है मगध को रूल करती रही, पर जो विशाल साम्राज्य था वो उसका विघटन हो गया, उसका वो खत्म हो गया। बट द गुप्ता एम्पायर फेल बाय 550 CE। द गुप्तास वर सक्सीडेड बाय द मौखरी डायनेस्टी एंड द पुष्यभूति डायनेस्टी इन द गंजेटिक रीजन। तो ये जो है गुप्ता एम्पायर का जो है समाप्त हुआ। अब थोड़ा सा साउथ की तरफ चलते हैं। ठीक है, साउथ में क्या हो रहा है? साउथ में जो है बहुत इंपॉर्टेंट संगम एज की हम बात करते हैं। ठीक है, संगम एज में बेसिकली इसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यह पता होना चाहिए कि चोलास कहां पर थे, चेरास कहां पर है, पांड्यास कहां पर हैं, उनके सिंबल्स क्या हैं। ठीक है, उनके सिंबल्स क्या हैं वो भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके अलावा जो नॉर्थ इंडिया में जब लाइक गुप्ताज वीक हुए उसके बाद जो है हर्षवर्धन आता है। हर्षवर्धन अपनी कैपिटल को ट्रांसफर करता है, कन्नौज लेकर आता है और उसके बाद जो है कन्नौज बनता है पावर सेंटर। जो कन्नौज मतलब जो प्रेजेंट डे वेस्टर्न यूपी में वो जो है कह लीजिए सेंटर बनता है। फिर कन्नौज के बाद काफी सालों बाद जाकर दिल्ली जो पावर सेंटर बनता है, मतलब जो दिल्ली की गद्दी पे बैठेगा। तो एक समय पर कन्नौज था, जो कन्नौज की गद्दी पे बैठेगा वो माना जाता था कि वो भारत को रूल कर रहा है। अब कन्नौज की गद्दी पर कौन बैठेगा, वहां पर आता है ट्रिपेटाइट स्ट्रगल। ट्रिपेटाइट का मतलब 3 पावर्स हैं जो आपस में लड़ रही थी। तो एक तरफ राष्ट्रकूट थे, एक तरफ गुर्जर प्रतिहार थे और एक तरफ पाल साम्राज्य था। ठीक है, तो इसको बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा ब्रीफली टच करेंगे कि क्या क्या जो है कौन कौन से एम्पायर्स थे, कहां कहां पर थे। ओके, तो ये आप एक बार मैप देख सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे पांड्याज है, सदरन जो आपका तमिलनाडु है। ठीक है, सदरन तमिलनाडु, फिर नदरन तमिलनाडु में जो प्रेजेंट कह लीजिए चेन्नई के आसपास का जो रीजन है दैट इज चोलास, और जो प्रेजेंट डे केरल है वहां पर आपको चेरास देखने को मिलते हैं। सो यहां पर भी देख सकते हैं पांड्यास। ठीक है, उससे पहले पल्लवास भी रहे जो चोलास की जगह पर। ठीक है, एंड देन द चेरास। चेरास की बात करें तो चेरास जो कि प्रेजेंट डे केरल वाला जो रीजन है, ठीक है, केरल वाला रीजन है। मॉडर्न इलस्ट्रेशन ऑफ चेरा फ्लैग, अर्ली हिस्टोरियंस। तो यहां पर बो एंड एरो शो किया जाता था। यहां पर आप देख भी सकते हैं, ये एक जो है इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं। यहां पर आप देख सकते हैं बो एंड एरो जो है यहां पर शो किया जाता है चेरास को लेकर। ये सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि बो एंड एरो सिंबल किसका था। ठीक है, चोलास, चेरास, पांड्यास, पल्लवास। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो सी दिस दैट इज द फॉर द चेराज। ठीक है जी, तो यहां पर चेराज में अगर हम देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस थी उसमें रिसेंटली आपका जो यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, तो मुजरीज। ठीक है, और यहां पर आपका दिस इज द रीजन, दिस इज द प्रेजेंट डे तमिलनाडु, चेराज का ये रीजन था। ठीक है, मलयालम जो रीजन है। कुड्डनाड। ठीक है, ये है आपका रीजन। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं चोलाज है और यहां पर आपका पांड्यास है। हाँ, टोंडी और मुचरी। ठीक है, ये पोर्ट्स का नाम है। तो पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं के थ्रू जो है सारा का सारा ट्रेड हो रहा है।
नेक्स्ट आता है आपका चोलास, ठीक है जी। चोलास जो अपने पीक पर थे चोलास, ठीक है। चोलास का भी दो फेज माने जाते हैं। पहले चोलास बहुत स्पेसिफिकली जो है जो नदरन तमिलनाडु है वहां तक सीमित थे। बाद में जब वो अपने अपने आप को जो मतलब जब पीक पे थे चोलास, अभी रिसेंटली आपने एक मूवी भी देखी होगी, ठीक है, मूवी का नाम मैं भूल रहा हूं, ठीक है, somebody can please write in the comment section box मूवी का नाम। वो आपका चोला एम्पायर का ही पीक दिखाया गया है उसमें, ठीक है। PS1 और PS2, यस, सो दैट इज थंजावुर, ठीक है जी। और इसमें फिर उन्होंने उड़ीसा भी कवर किया, बंगाल को भी कवर किया, ठीक है, पार्ट ऑफ म्यांमार को भी कवर किया। प्रेजेंट डे जो मलेशिया है, इंडोनेशिया है, जब अपने पीक पर था जो चोल एम्पायर, तब जो है ये चोल एम्पायर आप देख सकते हैं यहां पूरा का पूरा श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, इस सब को जो है वो कवर करता है, ठीक है जी। अब अगर चोला का अगर आप सिंबल देखेंगे, सो दैट वाज द टाइगर, ठीक है। चोला का जो सिंबल था वो टाइगर था, और पांड्यास का जो सिंबल था वो आपका था फिश, ठीक है। पांड्यास का जो सिंबल था वो फिश था, ठीक है। इसीलिए कई बार कहा भी जाता है कि चोल एम्पायर जो लगभग 900 साल तक, 800-900 साल तक अब पीक मतलब पावर में रहा, उसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, ठीक है। आप अगर आम किसी व्यक्ति से जाकर पूछेंगे तो वो नहीं बता पाएगा कि चोल एम्पायर कहां पर था, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज द चोल एम्पायर, ठीक है जी। सो चेरास, चोलास, पांड्यास, ठीक है। पांड्यास जैसे मैंने आपको बताया दैट इज द फिश। इसकी इनकी जो मेन जो दैट वाज द प्लेस कॉल्ड मदुरई, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है लेट गुप्ता पीरियड। लेट गुप्ता पीरियड, लेट गुप्तास मतलब गुप्तास डिक्लाइन कर चुके हैं, ठीक है। गुप्तास की जगह आप देख सकते हैं लेट गुप्तास, ठीक है। वो बहुत सीमित हो चुके हैं पाटलिपुत्र और उसके आसपास के रीजन में, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हैं कन्नौज पे मुखारीज आ चुके हैं, यहां पर पुष्यभूतिज आ चुके हैं, ठीक है, जो प्रेजेंट डे पंजाब वाला रीजन है। हौसला, हौशाला, 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 हाँ जी, हौशाला प्रेजेंट डे कर्नाटका में, ठीक है। हौशाला डायनेस्टी ये यहां पर इस पार्टिकुलर रीजन में, ठीक है जी, यस, ठीक है। तो ये आपका है चालुक्यास, ठीक है। देन आपका पल्लवास, ठीक है। तो ये आपकी कुछ डायनेस्टीज यहां पर आपको देखने को मिलती हैं। एंड फाइनली आप कह सकते हैं कि जो बंगाल वाला रीजन है उसमें गौड़ एम्पायर, ठीक है, थानेसर, पुष्यभूतिज, ठीक है, लेटर गुप्तास, कालचुरीज, जो प्रेजेंट डे आपका महाराष्ट्र का रीजन है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश वाला रीजन, फिर चालुक्यास, ठीक है, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र और कर्नाटका का रीजन जो है, ठीक है। एक ईस्टर्न गंगास, वेस्टर्न गंगास, ठीक है। वेंगीज जो हैं वो आपका प्रेजेंट डे जो आंध्र प्रदेश है, ठीक है। पल्लवास अगेन आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला रीजन, पांड्या सदर्न तमिलनाडु, ठीक है। चेरास जो प्रेजेंट डे केरल है। तो ये बहुत छोटे छोटे जो कह लीजिए डायनेस्टीज में बट चुका है, ठीक है, छोटी छोटी डायनेस्टीज में बट चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है ट्रिपेटाइट स्ट्रगल। अब ये ट्रिपेटाइट स्ट्रगल में क्या होता है कि लाइक अब दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने वैदिक एज पढ़ा, फिर लेटर वैदिक एज पढ़ा, फिर हमने 3 डायनेस्टीज पढ़ी, प्री मॉडर्न डायनेस्टीज, हर्यंक, शिशुनाग और उसके बाद नंदा डायनेस्टी। उसके बाद हमने पढ़ा मौर्यास के, मौर्यास में हमने चंद्रगुप्त मौर्य, फिर हमने जो है उसका जो पोता अशोक, जो कि बड़ा एक राजा बनता है, अपने पीक पर लेके जाता है मौर्यज एम्पायर को, फिर डिक्लाइन शुरू होता है। फिर लेटर मौर्यज में हमने देखा, लेटर मौर्यज में हमने देखा कि किस तरीके से जो है शुंग डायनेस्टी जो है आती है, किस तरीके से जो साउथ में आपको सतवाहनाज मिलते हैं, इंडो ग्रीक रूलर्स मिलते हैं, ठीक है, ये हमने इसके बारे में पढ़ा। इंडो ग्रीक के बाद स्काइथियंस भी आते हैं, ठीक है, जिनको हमने शाक रूलर्स कहा, ठीक है। फिर जो है आपका गुप्ताज यहां पर आते हैं, ठीक है, गुप्ताज आते हैं, गुप्ताज राइज करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि जो है श्रीगुप्त है, घटोत्कच है, चंद्रगुप्त 1 है, फिर समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त 2 है। सिर्फ गुप्ताज के बाद लेटर जो है गुप्ताज की हमने बात की, या पोस्ट गुप्ताज की बात करी। पोस्ट गुप्ताज में हमने क्या देखा, जो है पुष्यभूतिज जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, एंड वो अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाते हैं। अब जब लाइक ये जो पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद क्या होता है, 3
पावर सेंटर बन जाते हैं। ठीक है, 3 पावर सेंटर कौन कौन से हैं? एक गुज्जर प्रतिहार, ठीक है, जो प्रेजेंट डे राजस्थान और गुजरात का जो रीजन कैप्चर करके बैठे हैं। पाल एम्पायर जिसका सेंटर है प्रेजेंट डे बंगाल, और उसके बाद राष्ट्रकूट है जो कि सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री या डेक्कन पार्ट ऑफ द कंट्री है। कंट्रोल क्या करना है? कन्नौज को कंट्रोल करना है। ठीक है, कन्नौज को कंट्रोल करना है, क्योंकि जो कन्नौज की गद्दी पर बैठेगा वो जो है सबसे पावरफुल कहलाएगा। सो ये कहलाता है आपका ट्रिपेटाइट स्ट्रगल। ठीक है, ट्री मतलब 3, ट्राइपेटाइट, पेटाइट मतलब पार्टी, 3 पार्टीज का आपस में स्ट्रगल चल रहा है कि कौन जो है भारत को कंट्रोल करेगा। ठीक है जी, तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो कैपिटल थी मान्याखेट। ठीक है, मान्याखेट कैपिटल थी, और कॉमन लैंग्वेजेस थी कन्नड़ और संस्कृत। ठीक है, रिलीजन थे हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म। ठीक है, और मोनार्की है। अगर आप रूल देखेंगे 735 से लेकर 982, तो अप्रोक्सीमेटली 8 to 10th सेंचुरी। अभी इस्लाम नहीं आया है। ठीक है, इस्लाम का प्रभाव भारत में नहीं आया है। हाँ, ये कह सकते हैं कि 8th सेंचुरी में लगभग जो सिंध वाला रीजन है, ठीक है, सिंध वाला रीजन जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, वहां पर मोहम्मद बिन कासिम जो है अटैक करता है। धीरे धीरे इस्लाम उस पर्टिकुलर रीजन में आता है, बाकी भारत में कहीं नहीं आया है। रादर गुज्जर प्रतिहार के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने जो है जो नॉर्थ वेस्ट से अटैक्स थे उनको रोक के रखा। ठीक है, काफी समय तक। ठीक है, तो ये राष्ट्रकूट के रूलर्स हैं। यहां पर ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट सिंस मोटा मोटा दांती दुर्ग जो है पहले रूलर थे, और इंद्र 4। ठीक है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट ये दांती दुर्ग है। ठीक है, अमोघ वर्ष है। ठीक है, अमोघ वर्ष 1 और 2, और उसके बाद आपका कृष्ण। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है इसके रूलर्स हैं, और ये आप देख सकते हैं 735 से 982। तो लगभग 250 साल तक जो है राष्ट्रकूट जो है पावर में रहते हैं। ठीक है, और इनकी कैपिटल क्या है? मान्याखेट। ठीक है, कैपिटल क्या है? मान्याखेट। प्रेजेंट डे जो बदामी है, और ये धार और एल्लोरा, अजंता एल्लोरा केव्स, ये जो है कैपिटल आपको इसकी मिलती है। ये आपका एम्पायर ऑफ हर्षा। ठीक है, एम्पायर ऑफ हर्षा मतलब गुप्तास के बाद एक हर्षवर्धन था जिसने कि काफी बड़े लेवल पर जो है एक एम्पायर अपना कंट्रोल किया। मतलब एक नॉर्थ इंडिया में, नॉट एट द पीक ऑफ चंद्रगुप्त II या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वाला नहीं, या ना ही अशोक वाला, बट यस टू अ ग्रेट एक्सटेंट जो है अपना एक बड़ा एम्पायर स्टेब्लिश करने में कामयाब होता है हर्षवर्धन। ठीक है जी, हर्षवर्धन के बारे में ये बात कही जाती है कि बहुत ज्यादा दयालु था। मतलब जब भी मतलब दान पे जाता था तो अपने सब कुछ जो है, बहुत कुछ जो है दान पे कर देता था। अगर मान लीजिए जब कुछ नहीं बचा, अगर अपने कपड़े भी दान करने पे आया तो वो भी दान कर दिया जाता था। तो इस तरीके का जो है हर्षवर्धन का कैरेक्टर माना जाता है। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं पर आपका कांचीपुरम, गंगाई कोंडा चोलापुरम, और उसके बाद थंजावर और मदुरई, ये आपके सिटीज जो हैं एंशिएंट टाइम्स में तमिलनाडु में डेवलप होते हैं। ठीक है जी, यस। नेक्स्ट गुर्जर प्रतिहार की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो 732 1036, 732 760, 10242, 1036। ठीक है जी, ये आपका मोनार्की है। रिलीजन हिंदुइज्म है, संस्कृत और प्राकृत भाषा है। कैपिटल कहां पर है? अवंती और कन्नौज। ठीक है, कन्नौज जैसे मैंने आपको बताया दैट इज द पावर सेंटर। ठीक है, दैट इज द पावर सेंटर। फिर उसके बाद गुर्जर प्रतिहार को कौन हराता है? महमूद गजनी। ठीक है, महमूद गजनी। सो कॉन्क्वेस्ट ऑफ कन्नौज बाय महमूद गजनी। ठीक है, तो उसके बाद जो है फिर हम बहुत इस्लामिक रूलर्स का इन्वेजन भारत में देखते हैं। ठीक है, वहीं से हम फिर मेडिएवल हिस्ट्री की शुरुआत को मानते हैं। ठीक है जी, मध्यकालीन भारत की शुरुआत मानते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं 730 से लेकर 1036 तक। तो मोटा मोटा अगर हम बात करें 300 साल तक जो है गुर्जर प्रतिहार ने इस पर्टिकुलर रीजन को कंट्रोल करके रखा। और यह कहा जाता है कि जब तक गुर्जर प्रतिहार थे, दो सिंध में जो है मोहम्मद बिन कासिम जीतने में कामयाब रहा था, पर यहां पर आने नहीं दिया गया, भारत में एंटर नहीं करने दिया गया। सो दैट वाज द इंटेंट ऑफ
गुर्जर प्रतिहार, ठीक है जी। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर आपको क्या मिलता है, पाल साम्राज्य मिलता है, पाल एम्पायर बंगाल वाले रीजन में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस रीजन था। बंगाल रीजन जो प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल और प्रेजेंट डे बांग्लादेश, प्लेन इलाका है, खेती बहुत बढ़िया होती है, बारिश बहुत बढ़िया होती है, ट्रेड होता है साउथ ईस्ट एशिया के साथ, एवरीथिंग इज देयर इन द बंगाल, ठीक है। दैट इज हाउ इट बिकम्स वेरी वेरी प्रॉस्परस। इसके अलावा जो यहां पर बंगाल वाला रीजन है वो तिब्बत के साथ ट्रेड कर रहा है, साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड कर रहा है, वो सदर्न एम्पायर्स के साथ ट्रेड कर रहा है, लैंड रूट से यहां पर ट्रेड कर रहा है, सबके साथ ट्रेड कर रहा है और खुद भी काफी प्रॉस्परस रीजन है, ठीक है। और ये जो है आपका था एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 2। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और यहां पर आज का हम एंशिएंट हिस्ट्री का सेशन समाप्त करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। एंड ये था एंशिएंट हिस्ट्री बहुत ब्रीफली। अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, अगर आप इतना भी एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ लेते हैं, आई गारंटी यू कि आपको एफकेट के एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं आएगी। यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। इसी तरीके के सेशन को मैं मिडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री का भी लेकर आऊंगा, ताकि उसकी भी आपकी एक अच्छी रिवीजन हो जाए। एंड पेपर में जाने से पहले द आइडिया इज कि आपका जनरल स्टडीज का जो पार्ट है वो काफी अच्छे से हो जाए। मैथ्स और रीजनिंग के भी मैंने बहुत सारे सेशंस लिए हैं। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं। लगभग कौन से सेशंस लूंगा उसके बारे में मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर जानकारी दे दूंगा, ठीक है जी। मोस्ट प्रोबेबली हम मीडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री के सेशंस को कर रहे होंगे, क्योंकि ज्योग्राफी के हमने सेशंस कर लिए हैं, पॉलिटी के हमने 2 सेशंस, पॉलिटी लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है, एंशिएंट हिस्ट्री कर लिया है, मीडिएवल और मॉडर्न भी कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से, तो ताकि पेपर में जाने से पहले आपकी एक अच्छी रिवीजन हो जाए। और इसके अलावा मैं करंट अफेयर्स के सेशन भी लेकर आऊंगा, ठीक है। करंट अफेयर्स के सेशन को भी हम रिवीजन करेंगे। खासकर पिछले 2-3 महीने के करंट अफेयर्स को रिवाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एफकेट एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच, टेक केयर। And yes, please do help in sharing these sessions to the maximum number of students who are preparing for FCAT examination. उन तक ये सेशन जरूर पहुंचना चाहिए, so that they can at least revise। ऐसा ना हो कि वो पूरा का पूरा, बहुत सारे बच्चों को डर लगता है एंशिएंट और मिडिएवल हिस्ट्री से, अगर वो कुछ और नहीं भी पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट इस पर्टिकुलर सेशन को जरूर देख लें। थैंक यू सो मच। थैंक यू विवेक।